यूजीसी नेट एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी एंड बैंकिंग के हैं, नेशनल इनकम के हैं और ये बेसिक मतलब अगर आप दिमाग लगाएं तो आप ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी किया है तो भी आप थोड़ा सा माइंड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, आपको बताना है 4 ऑप्शंस है कि इसमें से कौन मनी का फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन है भी पूछ रहे नहीं है। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूछा कि फंक्शन नहीं है। और मनी एंड बैंकिंग का ये सब चीज तो हम लोग 12th में भी पढ़े थे। ठीक है, कि फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ मीन्स नहीं, यहाँ पे मीन्स नहीं होगा, यहाँ पे वो मेजर ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ये तीनों ए बी और सी। और चौथा फंक्शन क्या था, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी के कितने फंक्शन हैं, 4 फंक्शन है, मैंने पढ़ाया था। एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, फोर्थ हमारा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये हमारा फोर्थ। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, मनी के टोटल 4 फंक्शन है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, इसमें पूछा कि फंक्शन नहीं है तो ये पावर इंडिकेटर, इसका आंसर होगा सी। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है मनी का पावर इंडिकेटर। ठीक है, इसके सिर्फ 4 फंक्शन है, मैंने बता दिया, आप लिखते जाइए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और क्या था लास्ट में, एक था यहाँ पे मेजर स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, टोटल 4 फंक्शंस हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग लिखा, मीन्स ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज अ कॉमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करती है। आपसे सवाल क्या पूछा गया, कॉमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करती है। तो हम लोग जितने भी आम लोग हैं, ठीक है, नॉर्मल लोग, सब हम लोग कहाँ से पैसे मतलब पैसों का लेन देन कहाँ से करते हैं, हम लोग सब लेन देन करते हैं कॉमर्शियल बैंक से, जिसमें हम लोग का बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, अलग अलग बैंक में हमारा अकाउंट रहता है। ओके, तो आपसे पूछा गया कॉमर्शियल बैंक कहाँ से, कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कहाँ से करती है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है बाय प्रिंटिंग मनी। प्रिंटिंग मनी की अगर हम बात करें तो नोट छापने का काम कॉमर्शियल बैंक का नहीं है, ये है सेंट्रल बैंक का। ओके, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। बाय लेंडिंग अ पार्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट, तो ये सही बात है, ये वाला सेकंड ऑप्शन सही है। बाय लेंडिंग अ पार्ट, ये डिपॉजिट का एक पार्ट को क्या करती है, लेंड करती है। ओके, बाय इशूइंग एटीएम कार्ड्स, ये भी रॉन्ग है, इससे भी मनी क्रिएट नहीं होता है। अगर वो एटीएम कार्ड इशू करती तो उससे मनी क्रिएट होगा, नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अगर वो डिपॉजिट अगर एक्सेप्ट करती तो उससे उसका मनी क्रिएट होगा, नहीं होगा, उसका मनी बस एक चीज से क्रिएट होगा, बाय लेंडिंग अ पार्ट बाय ऑफ इट्स डिपॉजिट। तो डिपॉजिट का एक पार्ट वो लेंड कर लेती है, उससे क्या होता है, उसका मनी क्रिएट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा बी। आपको समझ में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दीज, ठीक है, विच ऑफ दीज अफेक्ट्स द डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी को कौन अफेक्ट करता है, ठीक है, आपको मैं बताती हूँ। एक यहाँ पे है प्राइस, ठीक है, फर्स्ट इज प्राइस। तो देखिए मनी, देखिए प्राइस बढ़ता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं, कम से कम डिमांड करते हैं। प्राइस अगर बढ़ गया तो लोग क्या करते हैं, कम से कम डिमांड करते हैं। हाँ, प्राइस अफेक्ट कर गया। इनकम, मान लीजिए सपोज दैट कि आपका इनकम है 1 लाख है, ठीक है, और आप 80,000 का ग्रोसरी पर मतलब मंथ आप खरीद रहे, 80,000 का आप सामान मतलब समझ लो टोटल आप खर्चे कर रहे हैं 80,000, 80,000, ठीक है।
80,000 आप पर महीना खर्च करें, 20,000 आप सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 80,000 डिमांड इसलिए करें क्योंकि आपका इनकम है 1 लाख। अगर आपका इनकम अगर 80,000 हो जाएगा तो आप डिमांड कितना करेंगे, 80 से तो नीचे करेंगे, 80 से तो ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे। तो आपका इनकम है 80,000, तो आप डिमांड मान लीजिए 70,000 करेंगे। तो यही इनकम बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि एक आम इंसान की डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अफेक्ट करता है हमारे डिमांड को, ठीक है। हायर रेट होगा, ठीक है, तो लोग कम डिमांड करेंगे। तो ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, अफेक्ट करता है डिमांड को। ये तीनों प्राइस, इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों अफेक्ट करता है प्राइस को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ओके, अब है हमारा आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। ओके, तो मैंने एक चीज बताया था कि आरबीआई के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डिटेल में उसको देख लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आपको बताना है कि आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप सही बताइए। सबसे पहले आप बताइए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। शक्तिकांता दास, ये तो मैंने बताया था। आरबीआई आया कब था, ये भी मैंने बताया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरबीआई एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में क्या बताइएगा कि आरबीआई कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था। अभी हम लोग बात करेंगे आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हुआ था। तो ये जनवरी 1949 में आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था। ओके, आपके लिए एक सवाल है कि आप हमें बताइएगा कि आरबीआई एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था। आरबीआई कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, आपका होमवर्क है, आप मुझे बताइएगा। आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, बार बार मैंने बताया है, बार बार रिपीट किया, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, जनवरी 1949 आरबीआई नेशनलाइज्ड हुआ था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर क्या था, पहले कोलकाता था, बाद में शिफ्ट कर गया मुंबई। ये भी मैंने वहां पे बताया कि मैं ज्यादा नहीं बता रही यहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ दीज टर्म्स आर इज एप्रोप्रिएट फॉर आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई से एक और क्वेश्चन है कि कौन सा सुटेबल है या एप्रोप्रिएट है आरबीआई के लिए। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट इज बैंकर्स बैंक, सेकेंड इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, थर्ड इज बोथ, डी इज नन, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई के मैंने फंक्शंस पढ़ाए थे, उसका ये दोनों फंक्शन है। फर्स्ट है कि बैंकर्स बैंक, आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, ठीक है। बैंक जितने छोटे कमर्शियल बैंक है, ठीक है, जिन उनको कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे लास्टली वो आरबीआई के पास। एक फंक्शन इसका था आरबीआई का, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, मैंने बताया था फंक्शंस में कि आरबीआई का एक फंक्शन था लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ मैं लिख देती हूँ, कहाँ पे लिखूँ, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आरबीआई का एक फंक्शन था लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, वो सब जगह से कोशिश करेंगे कि उन्हें उधार मिल जाए। उनको कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो वो लास्टली किसके पास जाते हैं, जितने कॉमर्शियल बैंक है लास्ट उनका सहारा है सेंट्रल बैंक। ओके, तो इसलिए इसका फंक्शन एक था लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सबसे मतलब आखिरी सहारा आरबीआई होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का बैंक है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फंक्शन ये बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए, कोई इमरजेंसी आ गया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, कहीं पे कोई दिक्कत आ गया, तो गवर्नमेंट को अगर लोन चाहिए, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो वो किससे लेगा, गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आरबीआई है, ठीक है। गवर्नमेंट कभी कॉमर्शियल बैंक में नहीं जाता है पैसे लेने के लिए, वो किसके पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस बैंकर्स बैंक, बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, ये दोनों एप्रोप्रिएट है या सुटेबल है किसके लिए, आरबीआई के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज मेरे, ठीक है।
तो ये यूजीसी नेट के प्लेलिस्ट में जाएगा ये, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कुछ दिक्कत आया होगा कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन को समझने में, तो आप मुझे बताइएगा। और आज का जो क्वेश्चन मेरा था, जो मैंने आपसे पूछा कि आरबीआई कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर